हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आ गया हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत दिनों से ये बात हो रही थी कि आप सर एक फैट और सैट पे वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, ये पार्ट जो है वो फैट का है। फैट क्या होता है दोस्तों? जब हम पीएलसी डीसीएस की बात करते हैं, जब हम न्यू सिस्टम परचेज करते हैं या फिर हम कभी नया सिस्टम या हाफ सिस्टम जब भी हम कुछ उसमें इंटीग्रेट कराते हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम में, और वो सिस्टम जो हमारे डीसीएस के साथ क्लब होता है, तो जिस भी वेंडर से, चाहे वो योकोगावा हो, चाहे वो एबीबी हो, चाहे वो इमर्सन हो, चाहे वो सीमेंस हो, जिस भी वेंडर के डीसीएस से आप जो भी डीसीएस लेते हैं, इसके अलावा और भी डीसीएस हो गए, तो वो आपको अपने यहाँ ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री पे, अपने लोकेशन पे बुलाते हैं और फैट करवाते हैं। यानी सबसे पहली चीज ये है फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है, और ये कराया जाता है वेंडर की वेबसाइट, वेंडर की साइट पे। यानी जिस वेंडर से हमने डीसीएस पीएलसी लिया है, तो उस टाइम कराया जाता है। अब ये क्यों कराया जाता है, यही हम डिटेल में देखेंगे, और क्या क्या कराया जाता है ये भी हम डिटेल में देखेंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जब आइटम, यानी ये जो हमारा पैनल्स है, पूरा सिस्टम है इंटीग्रेटेड के साथ, एक बार अगर हमारी फैक्ट्री पहुंच गया और हमने यहाँ पे ओके कर दिया, तो वही जो प्रॉब्लम अगर हमने यहाँ सॉर्ट आउट नहीं करी, तो सेम प्रॉब्लम वी विल फेस ओवर देयर, और वहां से ट्रबल शूटिंग बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। क्योंकि फिजिकल सिस्टम आपकी साइड पे आ चुका, आप फिजिकली कुछ भी चेंज करना है तो उसके लिए एक समय लगेगा, और समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्लांट में। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इस फैट में आपके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है, और सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आपकी लर्निंग जो है यहां से यहां पहुंचेगी, राइट। तो आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो एक डिफरेंस बता दिया ताकि आपको ये क्लियरिटी हो जाए। बहुत लोग सोचते हैं फैट और सैट एक ही चीज होती, नहीं। फैट और सैट टोटली डिफरेंट होती है। दोनों का आपस में फिजिकली तो कोई लेना देना होता नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है फैट जो होता है वो वेंडर की फैसिलिटी में होता है, यानी जहां से हमने डीसीएस लेना है उसके बाद वहां, और जो सैट होता है वो क्या होता है, वो प्लांट साइट पे होता है। तो आपको डिफरेंस क्या है, लोकेशन का डिफरेंस है। ये जब सैट होता है जब हमारे पास डीसीएस का सारा फिजिकल इक्विपमेंट हमारे पास पहुंच जाता है जहां पे हम काम करते हैं। अब इसके बाद आता है वेरीफाई कॉन्फ़िगरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। जब फैट होता है तो हम वहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन हमने डिस्कस किया था फाइनल करते टाइम, वो कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई होता है कि वही है कि नहीं है, और मैन्युफैक्चरिंग वेरीफाई होती है कि जो भी मटेरियल, जिस मेक का, जिस क्वांटिटी का, जिस स्टाइल का हमने मांगा है वो है कि नहीं है। ऑब्जेक्टिव, ये क्या हुआ ऑब्जेक्टिव। अब वेरीफाई फील्ड इंस्टॉलेशन इंटीग्रेशन। सैट में ये पार्ट क्या होता है, जब ये फील्ड से इंटीग्रेट हो जाता है, फील्ड से सेंसर्स वगैरह कम्युनिकेट हो जाते हैं, हमारे ईथरनेट कम्युनिकेशन यानी पीसी का कम्युनिकेशन हो जाता है, वो चीज हम वहां पे वेरीफाई करते हैं सैट पे, राइट। इसके बाद तीसरा है सिमुलेटेड प्रोसेस एंड आईओ। हम क्या करते हैं, वेंडर की वेबसाइट में सिमुलेट करते हैं, फोर्स करते हैं चैनल्स को, और पता करते हैं कि प्रोसेस एनवायरनमेंट में कैसा बिहेव कर रहा है सिस्टम, और यहां पे क्या करते हैं, रियल प्लांट में भी कैसा सिस्टम बिहेव करता है ये चेक करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है फैट और सैट में। इसके बाद लॉजिक मिसमैच, स्केलिंग एरर, ग्राफिक्स, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। हमने कोई लॉजिक बताया था, कुछ लॉजिक और बन गया, तो वो भी हमें फैट पे पता चल जाता है। स्केलिंग एरर मतलब हम आपने किसी ट्रांसमीटर की रेंज थी 0 से 200 mmWc, और उसे स्केल किया था डीसीएस में 0 to 100, तो वो कहीं गलत स्केलिंग तो नहीं हो गई है, तो वो भी यहाँ पे पता चल जाता है। ग्राफिक्स में मोटर यहाँ थी, या इस पीएनआईडी के हिसाब से ये वाला मोटर यहाँ होना चाहिए था, ये बॉल यहाँ होना चाहिए था, ये सारा मिसमैच हमें कहाँ पता चलता है, ये फैट पे पता चलता है। सैट पे क्या होता है, वायरिंग फॉल्ट्स पता चलते हैं, ग्राउंडिंग इश्यूज पता चलते हैं, फिजिकल सिग्नल फील्ड से आ रहा है वो ड्रॉप हो रहा है, ये हमें तब पता चलता है, राइट। इसके बाद क्या होता है, फैट में हम सिमुलेटेड शटडाउन सीक्वेंस, मतलब मान लीजिए आपका टरबाइन है, अगर कोई शटडाउन के कुछ कंडीशंस है तो उसको हम सिमुलेट करके उसका सीक्वेंस चला के चेक करते हैं। यहाँ पे लाइव इंटीग्रेटेड ट्रिप टेस्टिंग होती है। जो भी इक्विपमेंट हमने चलाना है डीसीएस से, पीएलसी से, उसकी लाइव टेस्टिंग करते हैं कि हमारे सिस्टम के लॉजिक के अकॉर्डिंग और पूरी सेफ्टी मेजर्स के अकॉर्डिंग क्या वो सिस्टम ट्रिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये डिफरेंस होता है फैट और सैट में। चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं कि फैट में एग्जैक्टली हम लोग करते क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, इसमें तीन ब्रॉड पार्ट होते हैं जो फैट पे इंटीग्रेशन होता है, और तीनों चीजें मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। पहला हो गया एफडीएस, यानी फंक्शनल डिजाइन स्पेसिफिकेशन। आपने कुछ डीसीएस सिस्टम डिजाइन कराया है तो उसकी कुछ डिजाइन होगी कि इतने 100 आईओस होंगे, उसमें 5 आईओ कार्ड्स होंगे, 2 आईओ कार्ड्स होंगे, 25% एक्स्ट्रा होंगे, मेरा कंट्रोलर जो होनी चाहिए उसकी मेमोरी इतनी होनी चाहिए, उसका जो लोड होना चाहिए वो उतना होना चाहिए, और उसमें जो वायरिंग ऐसी होनी चाहिए कि एनालॉग्स अलग होने चाहिए, एआई अलग होने चाहिए, डीआई अलग होने चाहिए, डीओ अलग होने चाहिए, पावर इंटीग्रेशन पूरा अलग होना चाहिए। तो ये सब चीजें आ जाती हैं एफडीएस में।
फिर आती दूसरी चीज कॉज एंड इफेक्ट मैट्रिक्स, मतलब अगर क्या क्या कारण होंगे तो ये हो सकता है, इन कारणों की वजह से क्या हो सकता है, दैट इज कॉल्ड द कॉज एंड इफेक्ट मैट्रिक्स, दैट इज इन्वॉल्व इन द फैट एंड दैट इज इन्वॉल्व इन द इन दिस आर्किटेक्चर। उसके बाद आयो डेटाबेस, और फिर लास्ट एंड नॉट द लीस्ट आयो डेटाबेस को हम देखते हैं इस पूरे इंटीग्रेशन में कि जितने जितने आईओस जिस नाम से हमको किसी वेंडर ने दिए हैं, मतलब क्योंकि डीसीएस वाला कोई वेंडर हमारा तो होता नहीं पीएनआईडी का, हमने पीएनआईडी के लिए किसी और वेंडर से इंटीग्रेट किया होगा, अपने आप को टाई अप किया होगा, उसने हमें डेटा शीट दी कि इस वाले ब्लॉक में यानी इस वाले एरिया में ये पीएनआईडीज आपके डीसीएस में होने चाहिए, तो वही सेम फाइल यहाँ पे इंटीग्रेट होती है, तो वो मिसमैच होना या बहुत सारी चीजें उसमें निकल के आना, उसकी स्केलिंग, उसके यूनिट, उसकी पोजीशन, वो किस कार्ड में, ये सारी चीजें तीनों मिलकर पूरा एक आर्किटेक्चर डिजाइन करती हैं, और आर्किटेक्चर डिजाइन करने के साथ साथ हम उनको वेरीफाई करते हैं। तो अब पहला फेज, अब ये फेज वाइज देखते हैं कि फेज वाइज जो है क्या क्या काम होते हैं। तो पहले फेज में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब आप वेंडर की साइट पे पहुंचते हैं तो वो आपको पेपर एंड पेन देता है, पेपर एंड पेन के साथ आपको सबसे पहला काम कराता है कि जितना भी फिजिकल इक्विपमेंट है, पैनल हो गया, आईओ कार्ड्स हो गए, स्विचेस हो गए, इथरनेट स्विचेस हो गए, वायरिंग हो गई, केबल डक्ट हो गई, अर्थिंग हो गया, ग्राउंडिंग हो गया, केबल डक्ट्स हो गए, ये सारी चीजें आपको फिजिकली वेरीफाई कराते हैं कि अगर पैनल लिखा गया है कि उसकी डायमेंशन होगी 2100 आपका लंबाई होती है जनरली पैनल्स की, और 800 उसकी विड्थ होती है, और 500 उसकी विड्थ होती है, 800 आपका फ्रंट या बैक होता है। इस तरीके से जो डायमेंशंस है, या कलर हो गया RL7035 आपने देखा होगा, ग्रेइश कलर का हमारे पैनल होते हैं, तो वो सारी जो बेसिक चीजें होती है वो हम वेरीफाई करते हैं, यानी चेसिस और एक्सटीरियर, पैनल की क्वालिटी क्या है, पैनल की थिकनेस क्या है, वो वेरीफाई करनी होती है। और अगर पैनल हमने आईपी प्रोटेक्शन का मांगा है तो वो रबर वहां पे है कि नहीं है, उसका लॉक एंड डोर है कि नहीं है, उसमें फैन इंस्टॉलेशन जैसा बताया गया था उस कैपेसिटी का है कि नहीं, छोटा तो नहीं लगा हुआ है, फैन पैनल ऑन होने पे ऑन ऑफ हो रहा है या ऑन होने पे ऑफ हो रहा है, ये चेक करना, राइट, और पैनल का शेड कैसा है, तो ये सारी चीजें हम वेरीफाई करते हैं। दूसरा मॉड्यूलर रैक, वेरीफाई करते हैं कि सीपीयू अपनी जगह पे है, ये उस लोकेशन पे है, उससे रिलेटेड जितने कार्ड्स हैं वो अपनी पोजीशन पे जो डिफाइंड नंबर्स पे है वो है कि नहीं है, उसका कम्युनिकेशन कंट्रोलर के साथ जो है वाया कम्युनिकेशन कार्ड है तो किस तरीके से जो जैसा हमने डिसाइड किया था क्या वैसा ही है। इसके बाद वायरिंग एंड टर्मिनल्स को चेक करते हैं कि जो वायरिंग और टर्मिनल किए गए हैं वो कोई नॉमेनक्लेचर से गवर्न करते हैं कि नहीं करते, मतलब अगर 4 पैनल है तो चारों पैनल पे सेम मेथोडोलॉजी यूज होनी चाहिए कि यहाँ पे ये अगर लिखा है कि शुरुआत के लेटर्स जो होंगे वो उस पैनल का एड्रेस होगा और उसके बाद के फेरल में जो एड्रेस होगा वो जहां से वो वायर आ रहा होगा वहां का होगा। क्या सेम फिलॉसफी फॉलो करेगी कि नहीं करेगी, पावर के लिए अलग फिलॉसफी है कि नहीं है, और सिग्नल्स के लिए अलग फिलॉसफी है कि नहीं, तो ये वेरीफाई करते हैं वायरिंग के टर्मिनल्स में। वायरिंग अगर हमने बोली है कि 1.5 mm स्क्वायर केबल से होनी चाहिए तो वो उस स्क्वायर mm की केबल से हुई है कि नहीं। अगर हमने बोला है कि फ्यूज टीवी होनी चाहिए तो फ्यूज टीवी है कि नहीं, फ्यूज टीवी में फ्यूज की रेटिंग जो होनी चाहिए क्या वो रेटिंग है कि नहीं है, ये सारे फिजिकल चेक्स करते हैं। इसके बाद आते हैं ग्राउंडिंग में। फिर हमारे पैनल्स में ग्राउंडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि पावर ग्राउंड और जो हमारा आइसोलेशन ग्राउंड है या फिर सिग्नल ग्राउंड है क्या दोनों आपस में किसी की आपस में कोई कंटिन्यूटी तो नहीं है, क्या वो आपस में एक दूसरे से मिले तो नहीं है, वो कंप्लीटली सेपरेट है कि नहीं है। तो ये सारी छोटी चीजें, अब आप सोचेंगे कि ये सारी चीजें मैं इतनी एट अ टाइम, मतलब पता तो सबको होती है लेकिन एट अ टाइम याद तो कोई रख नहीं पाता, तो दे विल गिव अ पेपर, वो पेपर में ये सारी चीजें लिखी रहती हैं, आपको वो सारी चीजें एक एक करके चेक करनी है, उसमें टिक लगाना है और फाइनली आपको कमेंट्स देने हैं, रिमार्क्स देने हैं। इफ देयर इज एनी डिफरेंस और anything which you expect or which is already communicated between you and vendor, उससे कुछ डिफर निकलता है तो वो आपको कमेंट देने होते हैं, राइट। तो ये हो गया पहला फेज जिसमें हम फिजिकल वेरिफिकेशन कहते हैं, राइट। अब सेकंड वेरिफिकेशन में क्या आएगा, पावर एप्लीकेशन। एक बार आपने फिजिकल वेरिफिकेशन कर लिया तो अब आपको फैट में उसकी साइट पे क्या एप्लीकेशन करना पड़ेगा, उन पैनल्स को चार्ज अप करना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपको तो पूरा कंप्लीट टेस्ट कर रहा है ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब ऐसा टेस्ट करना है जैसे लग रहा है कि आप साइट पे हो, साइट पे सब कुछ हो रहा है, राइट। तो पावर एप्लीकेशन में क्या होगा, सबसे पहले आपका जो यूपीएस, क्योंकि हमको पता है कि डीसीएस और पीएलसी में हमें यूपीएस पावर चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे सिस्टम जो है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होते हैं तो हमें क्लीन पावर चाहिए होती है, क्लीन पावर चाहिए होती है, उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन,
हर पैनल में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका होता है कि उसकी पावर की लोकेशन जो होती है नॉर्मल सिग्नल से अलग होगी, रॉ पावर फैंस के लिए अलग होगी, यूपीएस पावर सिस्टम के लिए अलग होगी। तो पहले तो हमें वेरीफाई करना है कि इनपुट आउटपुट वोल्टेज और जो ब्रेकर की रेटिंग्स है यानी एमसीबी की रेटिंग्स है वो एज पर डिफाइंड लिमिट्स है, ओवर तो नहीं है, अंडर तो नहीं है, ट्रिप तो नहीं हो रहा है या ट्रिप ही नहीं हो रहा है, राइट। तो ये सब चीजें वेरीफाई करना है। स्टेप 2, सेकंड, जब आपकी पावर वेरीफाई हो जाती है तो आपको पता है पूरे डीसी सिस्टम में 24 वोल्ट पावर सप्लाई का तो बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि पावर सप्लाई एक ऐसी चीज होती है जो आपके कार्ड्स को पावर सप्लाई देती है, आपके फील्ड इंटरोगेशन यानी डीआईओ डीओ में हेल्प करती है। तो आपको ये चेक करना है क्या हमने रिडंडेंसी अगर 24 वोल्ट सप्लाई की ली है तो वो है या नहीं है। तो वो हम एक एक करके चेक करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, रिपल उसमें वो पावर है कि अगर कुछ रिपल आता है सप्लाई में तो वो उसको एक्सेप्ट करके आगे फाइन पावर दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, राइट। इसके बाद तीसरा आता है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। अब आपके पास क्या होगा, स्विच होगा। उस क्या होता है कि पीएलसी डीसीएस पैनल को जब आपको ऑपरेटिंग पीसी या इंजीनियरिंग पीसी या सर्वर से कम्युनिकेट कराना होता है तो आपको चाहिए होता है ईथरनेट स्विच। तो वो ईथरनेट स्विच प्रॉपरली आपका कम्युनिकेट कर रहा है उस पे लगे हुए सर्वर से या उस पे लगे हुए पीसी से, राइट। तो ये चेक करना। उसकी भी रिडंडेंसी होती है दोस्तों कि हमारे पास एक ही पीसी पे 2 केबल्स आ रही होती है, तो अगर मैं एक भी केबल को हटाऊंगा तो मेरा कोई भी कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की चीजें स्टेप 3 पे आती है। फिर प्रोसेस कंट्रोलर, फिर मेरे जो कंट्रोलर है मतलब हार्ट ऑफ द सिस्टम है, डीसी तो पीएलसी का हार्ट क्या होता है दोस्तों, उसका कंट्रोलर होता है। तो उसका कंट्रोलर में वेरीफाई करना कि प्राइमरी और सेकेंडरी सीपीयू जब स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई डायग्नोस करने में कोई एरर तो नहीं आ रही, कोई चीजें तो नहीं आ रही है, राइट। स्टेप 5 वर्क स्टेशन एंड सर्वर्स। फिर हमें सर्वर्स की भी सप्लाई ऑन करनी है, वर्क स्टेशन हिस्टोरियंस की सप्लाई ऑन करनी है और देखना कि वो नॉर्मली ऑन होते हैं तो उनका बिहेवियर क्या होता है, क्या वो एक्सेप्टेबल बिहेवियर है या कुछ अनएथिकल या अनवांटेड बिहेवियर है, राइट। तो ये हो गया आपका पावर एप्लीकेशन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन कर लिया, पावर वेरिफिकेशन कर लिया। अब आते हैं एक्चुअल एप्लीकेशन में, मतलब तीसरा स्टेप है, क्योंकि आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे डीसीएस पैनल पे उसका हार्ट यानी कंट्रोलर का रिडंडेंसी चेक और फॉल्ट टॉलरेंस की क्षमता, मतलब कितनी लिमिट तक वो फॉल्ट को टॉलरेट कर सकता है ये चेक करना। तो पहला स्टेप क्या होता है, स्टेट 1 की प्राइमरी सीपीयू जब भी हम ऑन करते हैं तो 2 अगर कंट्रोलर है तो एक प्राइमरी बन जाता है और एक सेकेंडरी बन जाता है। तो प्राइमरी वाला जब भी होता है वो क्या करता है, इस समय वो ऑनलाइन होता है और जैसे ही कोई फॉल्ट आएगा या कुछ प्रॉब्लम आएगी तो कंट्रोलर बी जो है वो टेक ओवर कर लेगा और सेम टू सेम जो प्रोग्राम यहाँ अपडेट हो रहा होता है वो यहीं पे पैरेलली अपडेट हो रहा होता है, बस खाली ये पिक्चर में नहीं होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको ऑफ करेंगे कंट्रोलर ए को तो देखेंगे क्या स्विच ओवर कंट्रोलर बी में विद इन अ मिली सेकेंड्स हो रहा है, क्या मेरा प्रोसेस में कोई डेटा जा रहा है या कोई ग्लिच आ रहा है कि नहीं, ये वेरीफाई करना। पावर कट करना ए की और ये चेक करना कि कंट्रोलर बी हेल्दी है या नहीं है। फिर क्या है, फेल ओवर, सेकेंडरी सीपीयू इंस्टेंटली बिकम्स प्राइमरी। तो जैसे ही पावर ऑफ होगा जो सेकेंडरी आपका स्टैंड बाय में था दैट विल बिकम अ प्राइमरी कंट्रोलर। तो ये जो स्विचिंग है इसका टाइमिंग कोई डिफाइंड लिमिट्स में अगर आपको बताया गया तो अपनी डिफाइंड लिमिट्स में हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके होने के बाद क्या कोई अलार्म जनरेट हो रहा है अनवांटेड, ऐसा तो नहीं। इसका अलार्म जनरेट होना चाहिए कि आपका एक सीपीयू जो है प्राइमरी वाला वो बंद हो गया है, नाउ द कमांड इज ओवर द बी। तो इस तरीके की नोटिफिकेशन आ रहे कि नहीं आ रहे ये सब वेरीफाई करना, राइट। ये हो गया आपका कंट्रोलर की रिडंडेंसी चेक और कंट्रोलर का चेक, राइट। इसके बाद आते हैं सिग्नल ट्रेसिंग और इंटरफेस वेरिफिकेशन कि आपको क्या करना है, आपको अपने पैनल पे कोई भी रैंडम इनपुट्स उठाने हैं, जितनी मर्जी है उतने उठाने हैं, वो आपको वेंडर बताएगा और आपको क्या करना है, उस पे क्या है 4 to 20 मिली एम्पियर का सिमुलेशन करना है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई ट्रांसमीटर्स, कोई फ्लो ट्रांसमीटर, लेवल ट्रांसमीटर तो अवेलेबल होंगे नहीं। तो आपको क्या करना है, सोर्स होता है दोस्तों, आपको पता है ना 4 to 20 करंट देने के लिए बहुत सारे मार्केट में सोर्स आते हैं, वो सोर्स से हम उनको करंट देंगे। फिर आपको वेरीफाई करना है कि वो मार्शलिंग में क्या उसी जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आईओ लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर टीवी नंबर 12 के टर्मिनल नंबर 41 42 में जाना है तो उसी टीवी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है, वहां तक पहुंच गया। उसके बाद फिर जिस कार्ड में जाना है, जिस कार्ड के जिस चैनल में जाना है, क्या वहां जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फिर उसके बाद आपको स्काडा पे वो जो टैग आपने हार्डवेयर में डिसाइड किया, जो टैग आपने उसे स्काडा में मैप किया है, क्या वो उसी टैग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है।
क्या वैल्यू एज पर द सिमुलेशन आ रही कि नहीं। अगर आपने यहाँ पे 12 मिली एम्पर दिया है यानी 50% वैल्यू दिया है, तो आपकी स्केलिंग के अकॉर्डिंग अगर 0 से 100 है किसी स्केलिंग, किसी पैरामीटर की स्केलिंग, तो क्या 50 वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही, ये वेरीफाई करना पूरा लास्ट तक, इसे बोलते हैं आपको सिग्नल ट्रेसिंग और इंटरफेस वेरिफिकेशन, राइट। इसमें आप और भी चीजें वैलिडेट करते हैं क्या, जैसे आपका कोई मॉडबस का कम्युनिकेशन है तो मॉडबस के रजिस्टर्स को वेरीफाई करना कि अगर रजिस्टर नंबर 4315 जो है वो वोल्टेज को दिखाता है तो क्या वो वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके अलावा थर्ड पार्टी से अगर आपका ओपीसी और प्रोफिबस गेटवे का कोई कम्युनिकेशन है तो क्या उस थर्ड पार्टी को वो डेटा मिल रहा है जो आपने सिमुलेट करके वाया ओपीसी और प्रोफिबस गेटवे के थ्रू उसको दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी सिग्नल ट्रेसिंग। अब स्टेप नंबर 5 पे चलते हैं। वो क्या कहता है, वो अब शट डाउन लॉजिक, मतलब हमारे सिस्टम डिजाइन होता है क्रिटिकल सिचुएशंस के लिए, तो क्रिटिकल सिचुएशन में कुछ शट डाउन लॉजिक्स होते हैं कि अगर ये कंडीशन आई या फेल से बिहेवियर होता है, मतलब सिस्टम को फेल ना होने पाए और सिस्टम शट डाउन हो जाए, तो वो फेल से बिहेवियर क्या यहां पे सिस्टम वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। जैसे यहां पे एग्जांपल एक कंप्रेसर का ले लिया, कंप्रेसर को हमने क्या दिए, वो इनपुट्स दिए जिससे कंप्रेसर ट्रिप हो जाना चाहिए, तो हमने यहाँ पे कोई इनपुट्स दिए, उससे एक कमांड जनरेट हुई, उसमें डिले था 3 सेकंड का, उसके बाद वो कमांड निकली, तो एक अलार्म जनरेट होना चाहिए कि इस इक्विपमेंट में इस चीज में ये प्रॉब्लम है। दूसरा, कंप्रेसर को ट्रिप करने की कमांड जानी चाहिए, वो वेरीफाई करनी है। तीसरा, अगर उससे उसके इनलेट में कोई वॉल्व है, तो जैसे कोई मशीन बंद हो गई तो उसमें अगर कोई चीज आ रही थी वो बंद हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि मशीन बंद होगी फिर भी स्टीम आती चली जा रही तो वो मशीन को डैमेज कर देगी। तो फेल सेफ कमांड, इनलेट वॉल्व बंद हो गया, ये जितनी भी, मतलब ये एग्जांपल लेके आपको समझाया जा रहा है, अगर किसी के बंद होने से जितनी जितनी फेल सेफ कंडीशन, उस मशीन को ट्रिप होने की कंडीशन और आपके स्काडा स्क्रीन पे अलार्म आने की कंडीशन, ये 3 बेसिक चीजें अगर आ रही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यही वेरीफाई करनी है कि ये सारी चीजें किसी सिस्टम के बंद होने पे जनरेट हो रही हैं प्रॉपर्ली कि नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही तो देन देयर इज अ गैप एंड देयर इज अ बिग मिस्टेक। ये आपको वेरीफाई करना है, वेंडर आपको फिर से सही करेक्ट करके उसी एट अ टाइम आपको सिमुलेट करा के फिर से टेस्ट करा के देगा। तो इस तरीके का शटडाउन लॉजिक और फेल से बिहेवियर आपको चेक करना रहता है। इसके बाद आपका रियल वर्ल्ड, जो रियल वर्ल्ड में डायग्नोस्टिक करते हैं तो कॉमन यही कुछ एनोमलीज होती हैं फैक्ट में जो हमें देखनी होती है। सिम्टम क्या है कि आपने 100% लेवल आउटपुट दिया, आपने सिमुलेट करके ऐसा महसूस कराया सिस्टम को कि ऐसी कमांड आई कि लेवल जो है 100% दिखाना चाहिए लेकिन कम दिखा रहा है। इसका मतलब उसका रूट कॉज क्या हुआ, उसकी स्केलिंग जो है, कॉन्फ़िगरेशन जो किया गया है डीसीएस में वो शायद गलत कर दिया गया है, राइट। इसके बाद कम्युनिकेशन टाइम आउट, रैंडम डिस्कनेक्ट, आप रैंडमली कोई चीज डिस्कनेक्ट करते हैं या कोई कम्युनिकेशन आपने ब्रेक किया तो क्या टाइम आउट हो रहा है किसी सिस्टम की वजह से, क्या डुप्लीकेट आईपी तो असाइन नहीं कर दिया गया किसी सेम नेटवर्क में, आपने 2 पीसी के सेम आईपी दे दिए हैं तो डाटा कहीं भी नहीं जाएगा और आपके सिस्टम को भी हॉल्ट में ला देगा, बिकॉज सेम डेटा रिटर्न होगा एक दूसरे पीसी को क्लैश करेंगे, राइट। अगर बहुत सारे अलार्म जनरेट हो जाते हैं स्टार्टअप में तो इसका मतलब है हमारा अलार्म मैनेजमेंट थोड़ा सा पुअर है। कुछ सेपरेशन लॉजिक जो है अलार्म का, फिल्टर लॉजिक जो है वो काम नहीं कर रहा है। अलार्म उतने ही आने चाहिए जितना ऑपरेटर्स की नजर के सामने आ सकता है। अगर अनएक्सपेक्टेड बहुत सारे अलार्म जनरेट होने लगेंगे तो और जो ऑपरेटर होगा उस टाइम पीसी पे काम कर रहा होगा उसको देखने में पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या अलार्म आते चले गए, राइट। अगर इनकरेक्ट इक्विपमेंट ऑपरेट हो रहा है, आपने कमांड दिया पंप नंबर ए की और पंप नंबर सी चल पड़ा, तो इसका मतलब है डेटाबेस में आईओ मैपिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ये सारी चीजें दोस्तों निकलती हैं फैक्ट में, इसीलिए ये आपको बताई जा रही है। ये मैंने कई सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद जो फाइनली आउटकम निकलता है कि ये चीजें जरूर आपको पता होनी चाहिए। फैट के टाइम में होती और भी चीजें हैं, मतलब वो तो आपको जब आप इतनी चीजों पे ध्यान दे लोगे तो वो छोटी चीजें आपको अपने आप समझ में आने लगेंगी एट अ टाइम कि ये भी शायद हो सकता है। यूज्ड केसेस जो है वो आपको उसी टाइम समझ में आने लगेंगे। बट ये यूज्ड केसेस जो हैं ये हमेशा आपको किसी भी सिस्टम में मिलेंगे, कभी ऐसा फैक्ट कभी होता ही नहीं है कि उसमें 100% चीजें करेक्ट हो जाए, राइट। अब आगे चलते हैं, आगे क्या करता है। अब ये फाइनल आपका बात होगी कि हमने क्या क्या चेक्स करने होते हैं ब्रॉडली, मतलब होते तो उसके अंदर बहुत सारी डिटेल में है।
आपको मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसपे मैं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का उनके क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो पूरा डिटेल में समझाऊंगा, राइट। उसका एग्जांपल लेके, उनका पीडीएफ लेके, राइट। वो वीडियो इसके बाद अगला लेके आऊंगा। अगर आप मुझे कमेंट में बोलोगे कि एक्चुअल पीडीएफ मतलब एक्चुअल डॉक्यूमेंट मुझे लिखा हुआ चाहिए और उसके डॉक्यूमेंट में पढ़ पढ़ के मुझे आप सर समझा दीजिए और वो डॉक्यूमेंट मुझे भी प्रोवाइड करा दीजिए ताकि मेरी नॉलेज डेटाबेस में एक रिकॉर्ड हो जाए, ताकि जब भी आप फैट करने जाओ तो बेसिक डेटा जब आप उसे पढ़ लो कि क्या क्या करना होता है तो एक माइंडसेट हो जाता है, एक सिक्योरिटी आ जाती है, आपको फैट करते टाइम कॉन्फिडेंस आता है, बूस्ट होता है कि हाँ राइट कि मैं फैट कर सकता हूं, मेरे ऊपर कंपनी विश्वास कर सकती है। बिकॉज फैट एक ऐसी चीज होती है वहां पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन को भेजा जाता है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन को इसलिए भेजा जाता है क्योंकि फैट के करते टाइम जो गलती हो गई वो साइड पे आपको दिख जाएगी। अगर फैट के टाइम गलती आपने मिनिमाइज कर ली 99%, तो आपका साइड एसिडिटी जो है वो बहुत ही बेहतरीन जाता है और प्रॉब्लम्स जो होती हैं कमीशनिंग के टाइम बहुत ही कम आती हैं, राइट। तो क्या है हमारा रोड मैप? सबसे पहले हार्डवेयर वायरिंग की हमें इंटीग्रिटी चेक करनी है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी वेरीफाई करनी है मार्शलिंग पैनल से हमारा स्काडा तक। इसके बाद आईओ कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है, सिग्नल स्केलिंग प्रॉपर है, मॉडबस मैपिंग प्रॉपर है, एचएमआई में जो ग्राफिक्स बनाए हैं वो एज पर द टैग और पीएनआईडी जो डिफाइन किए गए क्या वही हैं, उनकी नॉमेनक्लेचर राइट है कि नहीं, नाम सही है कि नहीं, कहीं डुप्लीकेसी तो नहीं है, कहीं छिप तो नहीं गया है। इसके बाद लॉजिक एंड सेफ्टी, जो अब ये सब हो गया, अब कोई चीज है वो किसी लॉजिक या किसी सेफ्टी लॉजिक पे काम कर रही है तो वो वेरीफाई करना, कॉज एंड इफेक्ट यानी इंटरलॉक्स, स्टार्ट परमिसिव, ये सारी कंडीशंस को वेरीफाई करना कि वो काम वैसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर रिडंडेंसी और पावर चेकिंग करना कि आपका जो सिस्टम है वो रिडंडेंसी अगर आपको बताई गई कि कम्युनिकेशन में रिडंडेंसी है या पावर में रिडंडेंसी है या कंट्रोलर में रिडंडेंसी है या आईओ मॉड्यूल में रिडंडेंसी है, तो वो रिडंडेंसी आपको चेक करनी पड़ेगी और वेरीफाई करनी है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी एंड बैकअप्स, फर्मवेयर का वेरिफिकेशन, आपके पास सिक्योरिटी देना किसी भी तरीके एंटीवायरस की वो वहां पे मौजूद है कि नहीं, उसकी वैलिडिटी क्या है, एज पर द डिफाइंड लिमिट्स है कि नहीं है, फाइनल बैकअप्स कहां पे रखा हुआ है, कैसे दिया गया, ये सारा रेडीनेस जो है वो करके आपको रखना होता है फैट पे, तभी जो है शिपमेंट जो है वो आपका पहुंचता है आपकी साइट पे, देन द सैट विल बी स्टार्टेड। तो ये था बेसिक एक आपका ओवरव्यू की फैट पे हमें क्या क्या करना होता है, कैसे करना होता है और किस तरीके से हम सैट की तरफ मूव करते हैं और कैसे ये सैट से डिफरेंट होता है। अगर ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज और लोगों के साथ शेयर करिए और लोगों की नॉलेज एनहांस हो। इसके अलावा आप हमसे 1-to-1 अगर आप हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गई मेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हैं, आप अपनी सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा आपको पर्टिकुलर 1-to-1 ट्रेनिंग चाहिए मुझसे, ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो आप उस पे भी कमेंट करके मुझे मेल करके बात कर सकते हैं। वी कैन डिस्कस इट एंड इफ यू रिक्वायर ट्रेनिंग वी विल प्रोवाइड दैट, राइट। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी राय दें और सिर्फ लाइक करें। थैंक यू।